नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे केस पर बात करने वाले हैं जो जितना गंभीर है उतना ही उलझा हुआ भी है। हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा केस की। एक चमकती हुई जिंदगी अचानक से खत्म हो जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है महत्वाकांक्षा, धोखे और न्याय की तलाश से जुड़े बहुत सारे अनसुलझे सवाल। देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी को सही या गलत साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों और सबूतों की गहराई में जाएंगे जो अब तक सामने आए हैं, ताकि इस पूरी तस्वीर को साफ तौर पर समझा जा सके। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। स्क्रीन पर जो बयान है ना, ये कोई आम बयान नहीं है। ये ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा के शब्द हैं और ये बात हमें तुरंत बता देती है कि ये मामला महज एक पारिवारिक विवाद नहीं है। ये सीधे सीधे पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस केस के दांव बहुत ऊंचे हैं और सच का सामने आना बेहद जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस अधूरी रह गई जिंदगी की, फिर उस शादी की जो टॉक्सिक बन गई, 12 मई की रात असल में क्या हुआ, दोनों परिवारों के अलग अलग दावे क्या हैं, और आखिर में न्याय की इस मौजूदा तलाश पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक अधूरी रह गई जिंदगी। आखिर ट्विशा शर्मा थी कौन? देखिए, ट्विशा सिर्फ एक नाम नहीं था। नोएडा की रहने वाली 33 साल की एक बेहद इंडिपेंडेंट और पढ़ी लिखी महिला। उन्होंने एमबीए किया था, मार्केटिंग में एक बढ़िया करियर था, और सिर्फ यही नहीं, वो मिस पुणे का खिताब जीत चुकी थी और एक तेलुगु फिल्म मुग्गुरु मोंगालू में एक्टिंग भी कर चुकी थी। मतलब जो इंसान रैंप पर चलता हो, कैमरे के सामने इतने कॉन्फिडेंस में रहता हो, उसकी जिंदगी का अंत इतनी जल्दी और ऐसे होगा, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। और घटनाक्रम कितनी तेजी से आगे बढ़ा ये देखिए। 2024 में ट्विशा एक डेटिंग ऐप पर समरत सिंह से मिलती हैं। दिसंबर 2025 में शादी होती है और वो भोपाल शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन इस पूरी टाइमलाइन का सबसे खौफनाक हिस्सा है 12 मई 2026, वो दिन जब वो मृत पाई गई। शादी के मुश्किल से 5 महीने बाद ही इस होनहार जिंदगी का अंत हो गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक शादी जो टॉक्सिक बन गई, आर्थिक दबाव और गंभीर आरोपों का दौर। यहाँ इस नए परिवार का बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ट्विशा के पति समर्थ सिंह नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU से पढ़े हुए एक वकील हैं, और उनकी माँ यानी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं जो उस वक्त कंज्यूमर कोर्ट में काम कर रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ससुराल वालों का लीगल बैकग्राउंड बेहद स्ट्रांग था और न्यायिक व्यवस्था में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। शर्मा परिवार का आरोप है कि शादी के बाद जब ट्विशा ने अपनी नौकरी छोड़ी तो ससुराल वालों ने उन्हें बेकार और बोझ कहना शुरू कर दिया। उनके मायके वालों के मुताबिक इस लगातार अपमान की वजह से ही ट्विशा ने अपनी मां को कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे थे जिन्हें पढ़कर किसी को भी डर लग जाए। उन मैसेजेस में साफ साफ लिखा था कि वो फंस गई हैं और उन्हें घुटन हो रही है। अब इस जानकारी पर थोड़ा गौर करते हैं। बात सिर्फ ताने मारने या मानसिक तनाव तक नहीं रुकी थी। शर्मा परिवार दावा करता है कि जब ससुराल वालों को ट्विशा के नाम पर 20 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का पता चला तो उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने का लगातार दबाव बनाया जाने लगा। और सच कहें तो यही इस केस में दहेज प्रताड़ना का सबसे अहम बिंदु माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, 12 मई की रात, एक खौफनाक त्रासदी की टाइमलाइन। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। 12 मई की रात करीब 10:05 पर ट्विशा अपनी मां को रोते हुए कॉल करती हैं। कॉल अचानक कट जाती है। परिवार दोबारा ट्राई करता है पर कोई बात नहीं हो पाती। फिर आती है अगली सुबह। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 7:20 पर ट्विशा अकेली छत की तरफ जाती दिखती हैं और ठीक 1 घंटे बाद करीब 8:20 पर उनके पति समरथ और 2 और लोग उनके शरीर को नीचे लाते हुए नजर आते हैं। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट में मौत का कारण लिगेचर हैंगिंग यानी फांसी तो बताया गया, पर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विशा के शरीर पर कई ऐसी चोटें थीं जो मौत से पहले लगी थीं। बस इन निशानों ने केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया और जांच की दिशा ही बदल दी। और यहीं से पुलिस की जांच पर बहुत बड़े सवाल उठने लगते हैं। जरा सोचिए, जांच अधिकारी ने वो बेल्ट जिससे कथित तौर पर फांसी लगाई गई थी, उसे पोस्टमार्टम के दौरान फोरेंसिक जांच के लिए जमा ही नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? डॉक्टर उस बेल्ट के पैटर्न और गले के निशानों का मिलान कर ही नहीं पाए।
क्राइम सीन के इतने अहम सबूत को इस तरह से छोड़ देना, इसे जांच में एक बहुत बड़ी और अक्षम्य लापरवाही माना जा रहा है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर। दो अलग अलग दावे, जहां हम आरोप और बचाव दोनों पक्षों को देखेंगे। यहाँ स्थिति बिल्कुल साफ है। दोनों परिवारों के बयान एक दूसरे से एकदम उलट है। एक तरफ शर्मा परिवार का गंभीर आरोप है कि त्विषा के गर्भवती होने पर उन पर जबरन बच्चा गिराने का दबाव डाला गया और दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित किया गया। वहीं दूसरी तरफ सिंह परिवार यानी ससुराल वालों का दावा है कि गर्भपात स्वेच्छा से किया गया था। उनका कहना है कि त्विषा मानसिक रूप से अस्थिर थी, उनका सिजोफ्रेनिया का इलाज चल रहा था और गांजे की लत के विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से वो परेशान थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिंह परिवार ने सिर्फ बचाव नहीं किया बल्कि पलटवार भी किया है। सास गिरिबाला सिंह का ये बयान देखिए। वो सीधा आरोप लगाती हैं कि शर्मा परिवार ने अपनी बेटी को पैसे कमाने के लिए ग्लैमर की दुनिया में धकेला था। ये बयान साफ दिखाता है कि इस वक्त दोनों परिवारों के बीच कितनी भयानक कड़वाहट और पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं। आखिरी और पांचवें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, न्याय की तलाश, जहां हम एफआईआर, एसआईटी और फरार आरोपियों की बात करेंगे। बेटी की मौत की खबर सुनकर जब शर्मा परिवार नोएडा से भोपाल पहुंचा तो उन्हें एफआईआर दर्ज कराने के लिए ही 3 से 4 दिन तक भटकना पड़ा। उनका साफ आरोप है कि ससुराल वालों के भारी भरकम लीगल रसूख की वजह से लोकल लेवल पर जांच प्रभावित हो रही है। इसी डर से परिवार मांग कर रहा है कि इस पूरे केस को मध्य प्रदेश से हटाकर दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। अगर आज की लीगल स्थिति की बात करें तो वो कुछ इस तरह है। पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों पर ही दहेज हत्या और उत्पीड़न जैसे बेहद गंभीर आरोप हैं। जहां एक तरफ अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पति समर्थ सिंह इस वक्त फरार हैं, वहीं दूसरी तरफ सास गिरिबाला सिंह को कुछ कानूनी कार्यवाहियों के लिए जमानत मिल चुकी है। चलिए देखते हैं कि पुलिस अब क्या कर रही है। फरार पति की तलाश में अब एक बहुत बड़ा देशव्यापी अभियान चल रहा है। इस केस की गहराई से जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, समृत सिंह का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और देश भर के एयरपोर्ट्स और बॉर्डर चेकपोस्ट पे हाई अलर्ट है ताकि वो कहीं भाग न सकें। और तो और, पुलिस ने समृत सिंह की कोई भी पुख्ता जानकारी देने वाले के लिए 10,000 रुपए के नकद इनाम की भी घोषणा कर दी है। ये सारे कदम दिखाते हैं कि प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। और अब बात करते हैं इस केस की सबसे ताज़ा अपडेट की। 20 मई 2026 को शर्मा परिवार के वकीलों ने भोपाल की अदालत में एक दूसरे पोस्टमार्टम के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन लगा दी है। पहली रिपोर्ट की खामियों और सबूतों के साथ हुई लापरवाही को देखते हुए परिवार अब एक पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र मेडिकल जांच की पुरजोर मांग कर रहा है। अब अगर इस केस को थोड़ा जूम आउट करके देखें ना, तो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती। ये मामला हमें कई गंभीर मुद्दों पर सोचने को मजबूर कर देता है, जैसे कि डेटिंग ऐप्स के जरिए बनने वाले रिश्तों की जमीनी हकीकत, पढ़े लिखे समाज में भी मॉडर्न तरीके से मांगी जाने वाली दहेज, रसूखदार लोगों द्वारा सिस्टम को प्रभावित करने का डर और शादी के बाद एक बिल्कुल नए माहौल में महिलाओं की असल सुरक्षा। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि सच आखिर है क्या? एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब तो एसआईटी की जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और आने वाले समय में अदालत के फैसले से ही मिलेगा। लेकिन तब तक हमें इस मामले पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस पूरी व्यवस्था का टेस्ट है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।